आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स दो हिस्सों में बटी हुई है, दो पार्ट हैं इसके। एक तो है मैकेनिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम लोग आज से मैकेनिक्स की यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। मैकेनिक्स के अंदर टोटल 3 यूनिट हैं, तो आज से हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट थर्ड का नाम है डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है रिजिड बॉडी का, कि कब एक बॉडी को हम लोग रिजिड कहेंगे। तो ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड व्हेन, कब, जब डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ द बॉडी remain constant and does not change on apply external force। एक बॉडी को हम लोग रिजिड जब कहेंगे जब उसके पार्टिकल, कोई भी दो पार्टिकल उस बॉडी के, उनके बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी जब हम लोग कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि ए रिजिड बॉडी does not undergo any change of volume or shape as a result of application of external force। ठीक, कि जब किसी भी एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा तब उस बॉडी के अंदर ना किसी प्रकार का वॉल्यूम के अंदर या शेप के अंदर जब चेंजमेंट नहीं होगा तो जो वो बॉडी होगी वो एक रिजिड बॉडी होगी। ठीक है, ओके। जो रिजिड बॉडी होती है वो दोनों तरह के मोशन शो करती है, ट्रांसलेटरी मोशन भी शो करती है और रोटेटरी मोशन भी शो करती है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लें फुटबॉल। आप लोग के सामने फुटबॉल है, फुटबॉल के आप लोगों ने किक किया, तो किक करने के ऊपर उसके पास दोनों तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, रोटेटरी मोशन भी होता है। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली आप लोग रोटेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। कि रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा समझते हैं। द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी about any fixed point, about a fixed point कह दो या एक्सिस कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। about a fixed axis is that motion in which बॉडी, कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी, डिस्क्राइब
सर्कल्स डिस्क्राइब ए सर्कल about द पॉइंट, या ऊपर हमने एक्सिस कहा है तो आप लोग एक्सिस कह सकते हैं, और द एक्सिस। कि रोटेशनल मोशन, किसी भी बॉडी का रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ एक सर्कल के फॉर्म में मोशन करती है। ठीक है, एक सर्कल के मोशन के फॉर्म में मोशन करती है। अगर आपका मोशन दो प्लेन में कन्फाइंड है, मतलब कि सिंपल एक प्लेन में है, ठीक है, और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, देन जो आपका जो रोटेशनल मोशन होगा उसको हम लोग कहेंगे रोटेशन इन 2 डायमेंशन, और हमारे यहाँ पे रोटेशन इन 2 डायमेंशन ही होता है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर आपको कुछ क्वांटिटी हैं, आपको वो क्वांटिटी पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी may be defined as the rate of change of angular displacement with respect to time। क्या कहा मैंने? rate of change of angular displacement। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होती है, दैट v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये एक रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब दूसरी क्वांटिटी आती है एंगुलर एक्सेलरेशन। दूसरी क्वांटिटी क्या आती है? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज मे बी डिफाइंड एज द rate of change of angular velocity। तो what is angular acceleration? It may be defined as the rate of change of angular velocity। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज। और ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब हम फाइंड करते हैं कि भैया एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। तो आप सबको पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन ए वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अभी हम लोगों ने फाइंड किया कि लीनियर वेलोसिटी v किसके बराबर होती है? आर क्रॉस ओमेगा के। अब ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो a इज इक्वल टू आएगा d आर क्रॉस ओमेगा बाई टी। अब हम लोग इसको u इंटू वी की मदद से सोल्व करेंगे। ओके, एक मिनट। अब हम लोग इसको u इंटू वी की मदद से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो u इंटू वी की मदद से हम लोग इसको सोल्व करेंगे और हमारे सामने रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो अब हम लोग इसको u इंटू वी की मदद से सोल्व करते हैं। d u इंटू वी में कहता है कि पहले u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज, तो dr बाई डी टी एंड सेकेंड थिंग एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी।
तो यू इंटू वी की मदद से हम लोग इसको सोल्व कर रहे थे। तो देखो अब डी आर बाई डी टी, ठीक है, डी आर बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी। तो ये हमारे सामने दे देगा v क्रॉस ओमेगा एंड ये हमारे सामने क्या आएगा r क्रॉस अल्फा, ठीक। तो यहां से हमारे सामने जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो आप लोगों का दो हिस्सों में बट जाता है। एक तो होता है r क्रॉस अल्फा की फॉर्म में, एक v क्रॉस ओमेगा की फॉर्म में, ठीक है। एक यहां पे आप लोगों का एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट की फॉर्म में एक्ट करता है और दूसरा ट्रांसवर्स कंपोनेंट की फॉर्म में एक्ट करता है। तो जो ये फर्स्ट वाला है कंपोनेंट है, ये रेडियल कंपोनेंट होता है AR, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट होता है वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है AT। क्लियर? क्लियर। AR and AT are the radial and transverse component of A, वेक्टर A। वेक्टर A की रेडियल कंपोनेंट है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। क्लियर? क्लियर। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से इसको मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आप लोगों के सामने कोई एक बॉडी थी, वो इस तरीके से एक रोटेशनल मोशन शो कर रही थी, ठीक है, और इसका कोई एक्सेलरेशन था a, वो किसी भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन में था। मैं लेट अस कंसीडर दिस इज इन दिस डायरेक्शन। आपका एक्सेलरेशन था a, वो इस डायरेक्शन में था। अब उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा रेडियल कंपोनेंट, दिस इज रेडियल कंपोनेंट AR, एंड दिस वन इज ट्रांसवर्स कंपोनेंट दैट इज AT। क्लियर? तो ये जो दो कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़े हैं, रेडियल कंपोनेंट है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, ओके, रेडियल कंपोनेंट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, क्या हमारे सामने रिजल्ट बनकर आया कि आपके सामने AR जो रेडियल कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो होगा v क्रॉस, जो कंपोनेंट हमारे सामने बन के आया वो बन के आया v क्रॉस ओमेगा, एंड जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमारे सामने बन कर आया AT, वो हमारे सामने बनकर आया R क्रॉस अल्फा। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने रिलेशन निकाला, ठीक है। ओके ओके। अब यहीं पे आप लोग के सामने एक बात और याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। ओके, जब आप लोगों की बॉडी, अब इसी के अंदर एक स्पेशल केस और डिस्कस किया जाता है, वो स्पेशल केस क्या है देखते हैं, कि जब आप लोगों की बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, तब क्या होगा। कहने का मतलब कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहे तो क्या होगा, जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तब क्या होगा। तो उस केस में आप लोगों का डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो ये वाला फैक्टर 0 होने के कारण क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू 0 होने के कारण क्या होगी। देखो डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वाला जो टर्म है, सेकंड जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा, जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, वो 0 हो जाएगा। जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो एक्सेलरेशन था वो दो कंपोनेंट में बटा हुआ था, रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमारा 0 हो गया, तो हमारा नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, रेडियल कंपोनेंट के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, रेडियल कंपोनेंट के, मतलब v क्रॉस ओमेगा के बराबर आ गया। और जो ये जो है, अब आपका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो रेडियल कंपोनेंट है, ठीक है। जो रेडियल कंपोनेंट है वही अब आप लोग का इफेक्टिव एक्सेलरेशन के रूप में काम करेगा, और इस एक्सेलरेशन को जाना जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर, v क्रॉस ओमेगा, ठीक है।
ओके ओके। अब इसके कुछ स्पेशल केस हो जाते हैं। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब क्या होगा, आप लोगों का एक्सेलरेशन होगा v क्रॉस ओमेगा को आप लोग लिख सकते हैं v डॉट ओमेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड की गुना में साइन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपके सामने ये हो जाएगा v इंटू में ओमेगा, v इंटू में ओमेगा, v इंटू में ओमेगा। अब v की जगह आप लोग r इंटू में ओमेगा भी लिख सकते हो। आप लोग रिलेशन में पढ़ के आए हो कि आपका v इज इक्वल टू होता है r क्रॉस ओमेगा। सेम इसी तरीके से जब एंगल 90 डिग्री होगा तो ये वाली चीज़ भी किसके बराबर आ जाएगी, r ओमेगा के बराबर आ जाएगी। तो इसी चीज़ का मैं यूज़ कर कर यहाँ पे इसकी जगह मैं r ओमेगा लिखूँगा। जब r ओमेगा मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो इनका रिजल्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये होता है आपके सामने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये यहां से कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट आर्टिकल आपका रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब सेकंड आर्टिकल आता है टॉर्क का। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर आप लोग समझेंगे टॉर्क का रोल क्या है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। अब आपके सामने आती है टॉर्क। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क की डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे टॉर्क may be defined as the moment of force acting on the body about the axis of rotation, कि जो टॉर्क है उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टॉर्क में बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो मूवमेंट ऑफ द फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी के ऊपर उसको हम लोग टॉर्क कहेंगे। ठीक है, टॉर्क के ऊपर कई जगह टॉर्क की डेफिनेशन भी मिलती है कि टॉर्क में बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर फोर्स। ठीक है, कि टॉर्क की जगह डेफिनेशन ये भी मिलेगी कि टॉर्क में बी डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर r एंड द लीनियर फोर्स f। या फिर इसी को कई जगह इसी चीज को इलेबोरेट करके लिख देते हैं कि टॉर्क में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of position vector, linear force and sine of the angle between them, उनके बीच का जो एंगल है वो। क्लियर। तो टॉर्क को आप लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं कि हम लोगों ने क्या कहा, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। ग्राफिकली इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, यहाँ पे मान लीजिए हमारी कोई बॉडी थी, रिजिड बॉडी थी। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए ये जो पोजीशन वेक्टर है ये r, दिस इज द पोजीशन वेक्टर टू दिस रिजिड बॉडी r वेक्टर। ठीक है, और इसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में है। लेट अस कंसीडर इन दिस आर्बिट्री डायरेक्शन द फोर्स f इज एक्टिंग। अब ठीक है, and this is the angle between, the theta is the angle between the acting force and the position vector r. Then the torque may be defined as the r cross f
एंड दैट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो जाता है टॉर्क की डेफिनेशन। अब जो टॉर्क होता है वो एनालोगस होता है फोर्स से, लीनियर फोर्स से, ठीक है। टॉर्क इज एनालॉग टू फोर्स, ठीक है। टॉर्क है वो एनालोगस होता है फोर्स से, यानी कि जो काम फोर्स आप लोगों के लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क आप लोगों के रोटेशनल मोशन में काम करता है। टॉर्क मेनली टर्निंग इफेक्ट शो करने के लिए यूज किया जाता है। टर्निंग इफेक्ट कॉज होता है इसके कारण, ठीक है। टॉर्क के कारण टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है। टॉर्क आप लोगों के सामने एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क एक आपके सामने एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। कैसी क्वांटिटी है टॉर्क? तो टॉर्क आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कोई ये पूछे कि भैया टॉर्क की एसआई यूनिट बताओ और सीजीएस यूनिट बताओ, तो टॉर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर और सीजीएस यूनिट होती है डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर। अब आप लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी है, दो आप लोग के सामने कन्वेंशन से ही आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो आप लोग टॉर्क को पॉजिटिव लेके हुए चलेंगे। क्या आपका टॉर्क होगा पॉजिटिव कब? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और आप लोग आपके जो टॉर्क है वो नेगेटिव होगा कब? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी तब पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा तब नेगेटिव होगी, ठीक है, ठीक है। अब आपके सामने इसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल आता है टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को। स्टार्ट करते हैं टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये एक आर्टिकल है जो डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक कार्टेशियन सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम, ओके। देखो, हर एक आर्टिकल की एक नींव होती है, ठीक है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग उस स्ट्रक्चर को माइंड में अगर रखें तो वो आर्टिकल आपका डन हो जाता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको एक वो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में ड्रा करूँ, ना कि आर्टिकल रटना सिखाऊं। आर्टिकल का जो बेसिक है वो आपके माइंड के अंदर आए, ओके। तो लेट अस कंसिडर हमारे सामने कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट P है और किस प्लेन के अंदर है वो? XY प्लेन के अंदर है। हम लोगों ने ओरिजिन O से उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट किया एंड लेट अस दिस इज द पोजीशन वेक्टर R। अब हमारा ये ठीक था, हमारा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट आराम से बैठा था। हम लोगों ने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज आवर फोर्स F। ये किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में है, ठीक है, ओके ओके। हम लोग ये एंगल थीटा मान के हुए चलेंगे, ठीक है। अब ये जो फोर्स F थे इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग एक्स एक्सिस और इसका जो सेकंड जो कंपोनेंट होगा वो होगा अलोंग वाई एक्सिस। दिस कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर? F ऑफ x, F ऑफ y, ओके ओके। यहां तक का आर्टिकल आपको दिमाग में याद रखें कि हम लोगों के सामने कोई पॉइंट था P, उसका पोजीशन वेक्टर था R, कोई एंगल लिया हम लोगों ने थीटा, यहाँ पे हम लोगों ने एक फोर्स F अप्लाई किया। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने एक फोर्स F अप्लाई किया, इसके दो कंपोनेंट टूटे, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस टूटा, एक अलोंग वाई एक्सिस टूटा। एक्स एक्सिस को हम लोगों ने F ऑफ x का नाम दिया और y एक्सिस वाले को हम लोगों ने F ऑफ y का नाम दिया एंड दिस इज आवर F ऑफ नेट F। क्लियर? क्लियर। अब होगा क्या? अब इसके कारण आप लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया और मान लो डेल्टा t टाइम के अंदर उस फोर्स जो था, वो जो पॉइंट P था, फोर्स अप्लाई करने के कारण वो आप लोगों का क्यूब के ऊपर शिफ्ट हो गया। दिस इज आवर न्यू पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस Q इज द न्यू पोजिशन ऑफ अवर पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मान लो हम लोग मानते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे x और y। जब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो P Q की तरफ शिफ्ट हो गया और Q के अंदर जो कोऑर्डिनेट थे वो हो गए x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y।
क्लियर। अब Q के लिए नया पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। नया जो पोजीशन वेक्टर है, मान लीजिए वो पोजीशन वेक्टर आया R प्लस में कुछ जुड़ा और वो हम लोगों ने मान लिया डेल्टा। और जो ये एंगल के अंदर इंक्रीजमेंट हुआ ये हम लोगों ने मान लिया डेल थीटा। ये हम लोगों ने क्या मान लिया, डेल थीटा। ये यहां तक की कंसीडरेशन आप लोगों को समझ में आई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा जो P था वो Q की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ, जब हम लोगों ने कोई फोर्स F अप्लाई किया। फोर्स F हमारा दो डायरेक्शन में बटा हुआ था, एक तो x एक्सिस के लॉन्ग, एक y एक्सिस के लॉन्ग, और हमारे सामने इस तरीके की फॉर्म हमारे सामने देखने को मिल गई। अब हम लोग चलते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन से हम लोगों ने डिफाइन किया था टॉर्क। टॉर्क को हम लोगों ने डिफाइन किया था R क्रॉस F की फॉर्म में। टॉर्क को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, R क्रॉस F की फॉर्म में। अब हमारा जो R वेक्टर है, R वेक्टर, वो भी आप लोगों के दो कंपोनेंट हैं, एक तो x के लॉन्ग, एक y के लॉन्ग। तो वो हमारा R वेक्टर है ix प्लस jy। क्लियर। और हमारा जो फोर्स है वो भी दो के लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग, y एक्सिस के लॉन्ग। x एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं f ऑफ x एंड y वाले को हम लोग मान लेते हैं f ऑफ y। क्लियर। अब हम लोग सीधा यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे सामने आंसर आएगा। कैसे, देखो, टॉर्क इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई क्रॉस आई एफ ऑफ एक्स प्लस जे एफ ऑफ वाई। क्लियर। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। देखो सिंपल सा है क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट हम लोग इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और इस चीज की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आप लोग एक सिंपल रूल याद रखें, दैट इज, इधर देखेंगे वो रूल क्या है। आप लोगों के सामने आई जे के इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप लोग याद रखें। अगर हमारा सिस्टम क्लॉकवाइज आएगा तो हम लोग पहले भी हम लोगों ने याद किया था कि क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे। देखो जैसे कि फर्स्ट देखो समझ जाएंगे आप लोग, आई एक्स क्रॉस आई एफ ऑफ एक्स। अब मेरे सामने आएगा आई एक्स क्रॉस आई एफ ऑफ एक्स प्लस आई एक्स क्रॉस जे एफ ऑफ वाई प्लस जे वाई क्रॉस आई एफ ऑफ एक्स प्लस जे वाई क्रॉस जे एफ ऑफ वाई। अब आप लोगों को ये तो पता है ना, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0 होते हैं। तो यही होगा भैया, ये वाली टर्म 0 एंड दिस टर्म 0। तो हमारे सामने जो टॉर्क है वो सिंपली क्या बन गया, आई एक्स क्रॉस जे एफ वाई प्लस जे वाई क्रॉस आई एफ ऑफ एक्स। यहां तक का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर। अब देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इन दोनों को छुपो दो, के बचा, तो हमारे सामने आएगा टॉर्क के एक्स एफ वाई। अब देखो हम लोगों ने क्लॉकवाइज चले तो हमारा पॉजिटिव आया। अब देखो दूसरा है जे क्रॉस आई, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस का के आएगा, तो माइनस का के वाई एफ ऑफ एक्स। अब मैं आप लोग के सामने के यहां से कॉमन ले लूंगा और आपके सामने क्या बन जाएगा, एक्स एफ ऑफ वाई माइनस वाई एफ ऑफ एक्स। ये हमारा आ गया टॉर्क कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। ओके, ये हमारा टॉर्क आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। अब जो हम लोगों ने टॉर्क डिफाइन किया था वो किस मोशन के लिए किया था, 2 डायमेंशन मोशन के लिए डिफाइन किया था। ऐसे अगर 3 डायमेंशन मोशन के लिए आ जाता, अगर ऐसे ये 3 डायमेंशन मोशन के लिए आ जाता, मतलब कहने का ये कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है R, अब की बात तो 2 डायमेंशन के लिए था जिसमें x और y के ही उसके अंदर पॉइंट थे। अगर वो 3 डायमेंशन होता तो क्या होता, उसके पास होता आई एक्स प्लस वाई जे वाई
प्लस के जेड, और टॉर्क हमारे सामने होता आई एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी फोर्स हमारे सामने होता आई एफ ऑफ एक्स प्लस जे एफ ऑफ वाई प्लस के एफ ऑफ जेड, ऐसे होता। तो हम लोग सिंपल हमारा बेसिक रूल ही यूज करते, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और जैसे हम लोगों ने 2 कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व किया वैसे हम लोग 3 कोऑर्डिनेट के लिए सोल्व करते, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। हमारे सामने आर क्रॉस एफ यूज करना है तो मैं आपको सिंपली करके बता देता हूं। देखो अब हमारे सामने पहले हम लोग इस वाली टर्म की इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई क्रॉस आई 0 देगा, आई क्रॉस जे अभी हम लोगों ने देखा के देगा, तो के एफ ऑफ वाई एक्स एफ ऑफ वाई, और ये देगा आई क्रॉस के आप लोगों के सामने क्या देगा, आई क्रॉस के, इसी को ऐसे ही लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए वैसे ही, आई जे के, क्लॉकवाइज चलेगा तो कुछ और होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो होगा। तो हम लोगों ने देखा आई क्रॉस जे तो के देगा, और आई क्रॉस के आप लोगों को क्या देगा, उल्टा जा रहे हैं आप लोग, उल्टा, तो माइनस का जे देगा, तो माइनस का जे आपके सामने आएगा एक्स एफ ऑफ जेड। सिमिलरली इसी प्रकार से आप लोग जे की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो जे क्रॉस आई आपको क्या देगा, माइनस का के, क्या देगा, माइनस का के एफ वाई एफ ऑफ एक्स, और जे क्रॉस के आप लोगों को क्या देगा, प्लस का आई वाई एफ ऑफ जेड। इसी प्रकार से आप लोग के मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्रॉस आई आप लोगों को क्या देगा, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, के क्रॉस आई क्लॉकवाइज, तो प्लस का जे देगा, जे वीडियो स्टॉप हो गई थी, माफ़ी चाहेंगे। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोगों ने सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ किया था, और हम लोगों ने क्या कर लिया था कि इसकी मल्टीप्लाई कर ली थी आई की, और जे की मल्टीप्लाई हमारी चल रही थी, उसी तरह से उसी क्रम में हम लोग के की मल्टीप्लाई भी कर रहे थे। तो जब हम लोग के क्रॉस आई करेंगे तो के क्रॉस आई आप लोग सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं तो पॉजिटिव का जे देगा, और साथ में आपके सामने देगा जेड एफ ऑफ एक्स। उसी प्रकार से आप लोग के सामने आएगा, आप लोग करेंगे के क्रॉस जेड जे, तो के क्रॉस जे आपके सामने माइनस का आई देगा, और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा माइनस का आई जेड एफ ऑफ वाई। अब सेम वैसे ही आई की टर्म ले लेंगे आप लोग, जे की टर्म ले लेंगे, के की टर्म ले लेंगे। तो मैं जब मैं आई की टर्म, 2 टर्म, जैसे कि एक तो आई की टर्म हो गई ये, और एक आई की टर्म ये, मैं यहाँ से आई कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, वाई एफ ऑफ जेड माइनस जेड एफ ऑफ वाई। ये माइनस है भाई, ठीक है, ये माइनस है, पता है ना आप लोग को, ये माइनस है। उसी तरह आप लोग जे कॉमन ले लेना तो क्या बनेगा, जेड एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ जेड। उसी तरीके से आप लोग क्या कॉमन ले लोगे, के कॉमन ले लोगे, और क्या बनेगा, के जब आप लोग कॉमन लोगे, जैसे के कॉमन ले लिया तो एक्स एफ ऑफ वाई एंड माइनस का वाई एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आप लोग टॉर्क को 3 डायमेंशन में भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आप लोग इस रिलेशन को लिख सकते हो, दैट इज आई जे के एक्स वाई जेड एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जेड। तो ये था आप लोगों के सामने सिंपल सा टॉर्क का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिलेशन। क्लियर। अब पिछली जो वीडियो थी उसी के साथ हमारा ये स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था इसको, और हम लोगों ने यहाँ पे जाके इसको ख़त्म किया है। अब अगर ये आ जाता है पेपर के अंदर तो कैसे इसको लिखना है एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को डिफाइन करेंगे कि हम लोगों ने एक पॉइंट P माना था जिसका पोजीशन वेक्टर R था, उसके ऊपर हम लोगों ने एक फोर्स F अप्लाई किया। फोर्स F जो था वो हमारा 2 कोऑर्डिनेट की फॉर्म में था, एक x के में एक y की फॉर्म में, ठीक है। ये फोर्स हम लोगों ने इसके अलोंग अप्लाई किया था। अब इसके कारण हमारे ये बॉडी है ये P से Q की तरफ मूव कर गई। जो Q था उसके पॉइंट हमने माने x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, पोजिशन वेक्टर R प्लस डेल्टा R बन गया, डेल्टा थीटा बन गया, ठीक है। ये हम लोग डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंपली टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, फिर R इज इक्वल टू दिस एंड F इज इक्वल टू दिस, एंड द
फाइनली आप लोग इस सिंपल सी कैलकुलेशन यूज करेंगे, इन फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपके सामने 2 डायमेंशन में आ जाएगा। अगर वहीं वो 3 डायमेंशन में दे तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक का तो सेम डिफाइन करेंगे ही करेंगे, और उसके बाद आप लोग यहाँ से जो हम लोगों ने किया था 3 डायमेंशन के लिए उस चीज़ को आप लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट थी ये आपको सिंपली आ गई होगी। अगर ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आई तो बता देना कमेंट करके, मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, क्लियर। तो आज की जो वीडियोस थी, आज जितनी भी वीडियोस रिलीज हुई हैं या छोड़ी गई हैं, उनके अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किए हैं। एक तो हम लोगों ने कवर किया है रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, और दूसरा हम लोगों ने कवर किया है टॉर्क को। तो ये 2 टॉपिक आज के लिए बहुत हैं, टॉर्क और रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोग के सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन आती है। ठीक है, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कल हम लोग बचे हुए टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, टॉर्क को एंड आप लोग का एंगुलर मोमेंटम को और नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।